पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। वहीं सीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लगातार हो रहे खुलासे से अभिजीत दीपके के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद प्रोटेस्ट सवालों के घेरे में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त छात्र क्रांति या जेनजी उथल पुथल का रूप दिया जा रहा था, जबकि इसके पीछे विदेश से भारी भरकम वित्तीय प्रायोजन सुनियोजित लामबंदी शामिल थी। विवाद के केंद्र में दुबई स्थित एब्रेको फ्रेट के मालिक और केरल मूल के कारोबारी मोहम्मद शाजी मडथिल उर्फ शाजी निलंबुर है। आरोप है कि शाजी ने अपने दुबई ऑफिस से 23 मलयाली कर्मचारियों की एक टीम को हवाई टिकट, भोजन, 5 स्टार ठहराव और अतिरिक्त भत्ते देकर दिल्ली के प्रदर्शन स्थल पर भेजा था। वहीं इस मामले को सामने आने के बाद मोहम्मद शाजी निलंबुर मडथिल के खिलाफ गृह मंत्रालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऑफशोर यानी विदेश स्थित वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और आईबी से बहु एजेंसी जांच की मांग की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2019-20 के शाहीन बाग आंदोलनों की तर्ज पर ही विदेशी खातों और संस्थाओं से फंड ट्रांसफर कर इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी गई। कई लोग विदेशों से फ्लाइट में भर भर कर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। इरशाद अनफस और टोये के नेतृत्व में आए 23 कर्मचारियों के हवाई टिकट, रहने खाने और दैनिक भत्तों का पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया। वहीं रिपोर्ट की माने तो शाजी मडथिल का पृष्ठभूमि रिकॉर्ड बहुत अमीरी कारोबारी का नहीं रहा है। दुबई में उन पर चेक बाउंस और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैसा उनका अपना था या किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। दर्शकों, एक कर्मचारी जो अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर किसी कारण के समर्थन में आता है, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन अब जब विदेशी नियोक्ता हवाई जहाज का टिकट, होटल, खाना और रुकने की अवधि खुद तय करके कर्मचारियों का जत्था भेजता है, तो ये स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रायोजित गतिविधि है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? अगर आप दर्शकों को भी लगता है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी लोगों का हाथ था, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग सरकार के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सीजेपी की नींद उड़ाने वाली खबर सामने आई है और कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीजेपी फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारियों को विदेश से वित्तीय मदद मिलने के मुद्दे पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले 10 लाख का खाना भिजवा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं हाल ही में जहां कंगना रनौत ने सीजेपी पर गुस्सा निकाला था, वहीं अब वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना भी भड़क गए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर चले छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी राय रखी है। साथ ही उन्हें खूब जमकर सुनाए हैं, जिन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गालियां दी। मुकेश खन्ना ने एक वीडियो शेयर कर सीजेपी पर गुस्सा किया और कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन कॉकरोचों को बाहर फेंक दो। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से बदलकर भगवा किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शनिवार को आलोचना करते हुए इसे गिरते स्तर का एक और उदाहरण बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। कपिल सिब्बल ने एक्स पर कहा कि FIH हॉकी विश्व कप टीम की पारंपरिक नीली जर्सी अब भगवा हो गई। न हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को इसकी जानकारी थी और न ही कार्यकारी बोर्ड को। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तर्क यह है कि अगर जर्सी केसरिया होगी तो दिमाग भी भगवा हो जाएगा। गिरे स्तर का ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा। वहीं पुलिस ने बताया कि ये कार्यवाही प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियों की जांच के बाद की जा रही है। अधिकारी ये देख रहे हैं कि कहीं किसी पोस्ट से कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ या उससे शांति व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका तो नहीं है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी PTI को बताया, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 480 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जिनके बारे में दावा है कि उनका संबंध पाकिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक ये अकाउंट प्रदर्शन से जुड़े फर्जी दावे, अफवाहें और डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने में सक्रिय थे। दर्शकों, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद सियासत तेज हो गई है। जहां पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी कर उन बच्चों को माफी करने की बात कही है, तो वहीं अब उनकी अपील पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके तिल मिला गए हैं। दरअसल अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पूछा कि क्या आप सिर्फ वीडियो पर ही माफी मांगोगे या उनके खिलाफ दर्ज केस भी वापस लेंगे।
वहीं एक वीडियो में अभिजीत दिपके ने पूछा कि क्या उन आईटी सेल के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी जिन्होंने इतने सालों तक महिलाओं के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर गाली गलौज के लिए केस दर्ज किए जाएं तो सबसे ज्यादा केस बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ दर्ज होंगे, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी और गाली गलौज की है। और ये केस बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ भी दर्ज होंगे जिन्होंने वर्षों से यहाँ तक कि संसद के अंदर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री के किसी सोशल मीडिया वीडियो पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले गुरुवार को जब पीएम मोदी ने हाल ही में पारित पेपर लीक विरोधी कानून के बारे में एक वीडियो संदेश जारी किया था, तब भी अभिजीत दिपके ने इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपकी त्वचा देश के भविष्य से अधिक चमकदार है। पीएम मोदी ने इस कानून को परीक्षा की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार बताया था। दर्शकों, पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से अभिजीत दिपके बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस इंस्टाग्राम पर दिपके ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा था, उस इंस्टाग्राम पर जब पीएम मोदी ने हेलो फ्रेंड्स बोलकर युवाओं और खासकर जेनजी के लिए सेल्फी वीडियो बनाया तो इंस्टाग्राम पर तहलका मच गया। पीएम मोदी का वीडियो 400 मिलियन के पार पहुंच गया। वहीं सेल्फी अपलोड करने से पहले पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 101 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो 4 दिन बाद 4 मिलियन यानी 40 लाख फॉलोअर्स बढ़कर 105 मिलियन हो गए। पीएम मोदी के फॉलोअर्स बढ़ने की वजह उनका पहला सेल्फी वीडियो माना जा रहा है जो कि तेजी से वायरल हुआ। ऐसे में दिपके चिंतित हैं कि अब जब युवा उनके झांसे में नहीं आएंगे तो वही लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाकर पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, वो अब माफी मांग रहे हैं। यही वजह है कि अभिजीत दिपके चिंतित हैं कि एक बार जो युवा जोश में उनके प्रदर्शन में पहुंच गए थे, लेकिन अब तो दोबारा वो प्रोटेस्ट करने की बात करेंगे तो शायद ही लोग फिर से उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो पाए। इसलिए दिपके ये साबित करने में लगे हुए हैं कि गाली देना आम बात है। वहीं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों ने पीएम मोदी को अपशब्द बोले थे, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया? लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसी भाषा बोलते रहते हैं। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को गाली देने वाली रुचिका सिंह ने वीडियो जारी कर हाथ जोड़कर देशवासियों से माफी मांगी है। इसके अलावा प्रोटेस्ट में शामिल दूसरे लोग भी माफी की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि दिपके घबरा गए हैं। जो लोग उनके साथ थे, उनके बहकावे में आकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब माफी मांगने लगे हैं और ऐसे लोग अब दिपके और सीजेपी से किनारा कर रहे हैं। तो वहीं जेनजी तेजी से इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, उनकी स्वर्गवासी मां को गालियां दी गई। कई ऐसी लड़कियों के वीडियो भी सामने आए जिसमें लड़कियां गाली देती नजर आ रही हैं। वहीं प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात 11:06 पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि वो गालियां देने वालों बच्चों को माफ करना चाहते हैं। दर्शकों, संसद परिसर में भगवान राम और सनातन के अपमान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सांसद अवधेश प्रसाद सिंह और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में गुस्साए संतों ने इन नेताओं की नौटंकी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इसे संतों और सनातनों का अपमान बताया है। दरअसल शुक्रवार को पप्पू यादव ने संतों का वेश धारण कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नौटंकी की थी और इसमें अन्य विपक्षी सांसदों ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेताओं के खिलाफ एफआईआर और डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं साधु संतों ने पप्पू यादव की लोकसभा सदस्य रद्द करने की मांग की है, तो इंटरनेट मीडिया पर यूजर इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य बताया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रहा है। वहीं पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक दास के नेतृत्व में संतों के प्रतिनिधिमंडल ने गौरव बंसवाल से मुलाकात की थी। जगतगुरु बालक दास ने बताया कि संसद में जिस तरह से पप्पू यादव ने भगवान राम का और सनातन का अपमान किया वो अक्षम्य है। वहीं महंत जगदीश्वर नाथ ने कहा कि संत समाज शांत है, कुछ भी करोगे, हिम्मत है तो कभी सिर पर टोपी पहनकर कुछ करो तो जाने, सिर तन से जुदा ना हो जाए तो कहना। इसके अलावा मथुरा में भी साधु संतों ने एकजुट होकर पप्पू यादव का कड़ा विरोध किया है। संतों ने गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम जुल्हेदी स्थित एक आश्रम पर यादव को कंस का रूप बताते हुए उनके पोस्टर लगाए हैं और उनके पुतले का दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है।
इसके अलावा दिल्ली में भी पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सूर्य मैथिल नाम व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों का गलत इस्तेमाल हुआ और भगवान रामलला की तस्वीर के अनादर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पप्पू यादव के साथ इस नाटक में राहुल गांधी भी शामिल थे। ऐसे में राहुल गांधी की भी चिंता बढ़ गई है। वहीं बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी पोस्ट में मालवीय ने दावा किया कि भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उससे करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इसे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस से तत्काल माफी मांगने की मांग की है। अमित मालवीय ने सवाल उठाया कि जूते पहनकर कौन भगवान श्री राम को चढ़ावा चढ़ाता है। हिंदू जो अपने घर के मंदिर में भी जूते चप्पल उतारकर ही भगवान के दर्शन करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ईसाई माँ और पारसी पिता से जन्मे राहुल गांधी से हिंदू आस्थाओं के आदर की अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है। मालवीय ने यह भी कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर बैठा व्यक्ति कांग्रेस का नेता और राहुल गांधी का स्वघोषित चमचा है। दर्शकों, राहुल गांधी विपक्ष के लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड और मदरसे घोटालों को लेकर जब कोई खबर सामने आई तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग चुप्पी साध लेते हैं। क्यों टोपी पहनकर विपक्ष के लोग किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा नाटक नहीं करते। वहीं इस बीच वक्फ संपत्तियों में घोटाले का आरोप लगा है, लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलेंगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संपत्तियों में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन को इस घोटाले से जुड़े कई पक्के सबूत सौंपे। मौलाना शहाबुद्दीन का दावा है कि बरेली में करीब 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति में गड़बड़ी की गई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके। लेकिन अब वक्फ संपत्तियों को लेकर जो 320 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, क्या उस पर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या हमेशा की तरह चुप्पी साध लेंगे। दर्शकों, कार्यवाही से घबराकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमले को लेकर उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। दीपके ने कहा कि ये काम बीजेपी के गुंडों ने किया है। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के पहले दिन बीजेपी गड़बड़ी फैलाना चाहती थी। उन्होंने साफ किया जो आदतन अपराधी हैं उन्हें कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दिपके ने कहा कि ये काम बीजेपी के गुंडों ने किया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बीजेपी गड़बड़ी फैलाने के लिए अपने गुंडों को भेजेगी। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मुझे दुख हुआ जिन लोगों ने ये हरकतें की उन्हीं लोगों ने पुलिस अधिकारियों को भी निशाना बनाया। वहीं जिन पुलिस अधिकारियों को इस तरह निशाना बनाया गया उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। साथ ही जिन छात्रों को पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा उनके परिवारों का क्या। अभिजीत दिपके ने कहा कि आदतन अपराधियों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ये छात्रों को निशाना बनाने के लिए उन्हीं आदतन अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, मुंबई के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। छात्रों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है और ऐसा उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है ताकि वो सरकार से सवाल पूछने या दोबारा विरोध प्रदर्शन करने की हिम्मत न करे। वहीं इससे पहले 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई झड़पों में घायल हुए दिल्ली पुलिस के कर्मियों के कई परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दिन की आप बीती सुनाई थी। उन्होंने उन लोगों से जवाब भी मांगा जो हिंसा का राजनीतिकरण कर प्रदर्शनकारी समूहों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और अपने परिवारों के लिए न्याय की मांग की। पुलिस वालों के परिवारों ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों के पक्ष में उनकी तकलीफों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उनमें से कई का कथित रूप से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वहीं अभिजीत दिपके ने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिपके ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पत्रकार सम्मेलन में अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर झुकेंगे नहीं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन इसको लेकर भी सीजेपी नाराजगी जाहिर कर रही है। पीएम मोदी को गालियां देने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज FIR पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बड़ा बयान दिया। सौरभ दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अब शब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग को लेकर अभिजीत दिपके ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली में सीजेपी के संसद चलो मार्च में हुई हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कार्यवाही के बचाव में दिल्ली पुलिस महासंघ भी सामने आ गया है। महासंघ की ओर से पूर्व ACP KP कुकरेती ने कहा कि अगर पुलिस नहीं रोकती
तो प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, जो कि और भी खराब स्थिति हो सकती थी। जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान 20 जुलाई को उपद्रवियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ की कार्यवाही को लेकर दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने कहा कि बहुत ही विकट परिस्थिति में अगर पुलिस अफसर की जान को खतरा है, अगर वास्तविक जोखिम है, तो कोई भी एक्शन वाजिब होगा, वो मौके पर लेगा। वहीं अभिजीत दिपके और राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग करने का आदेश अमित शाह ने दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से कहा गया है कि वहां न गवर्नर साहब, न सीएम, न होम मिनिस्टर, मौके पर सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान या पब्लिक की जान या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंटेरियन है, उसको कैसे बचाना है। पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाती है और गैर कानूनी जमावड़े से हालात बिगड़ जाते हैं, तो उसमें शामिल हर सदस्य कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। कानून के शब्दों में गैर कानूनी जमावड़े में शामिल हर सदस्य एक आरोपी है। ऐसे में साफ है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें